हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। और छुट्टियां खत्म हुई हैं, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 3 चैप्टर हम लोग पिछले लॉकडाउन के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है और फोर्थ चैप्टर हमारा है डिटर्मिनेंट। ठीक है। आइए आज हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे 4 से लेकर के 6 नंबर तक का सवाल निश्चित रूप से आपके बोर्ड में पूछा जाता है। और यही नहीं, ये चैप्टर ऐसा है कि इसका कॉन्सेप्ट आपका अनेक क्षेत्रों में काम करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप सभी जेईई मेंस का पेपर, जेईई एडवांस का पेपर, एनडीए का पेपर, सीईटी का पेपर, ये सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में हमको समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट। इसके पहले तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस हमने आप लोगों को बताया था, तो उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है। तो उसमें क्या डिफरेंस है और क्या है डिटर्मिनेंट, आइए सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट के पहले हम आपको बता दें कि जो हमने मैट्रिसेस पढ़ा था उसमें हमने आपको सपोज कर लीजिए कि A1, B1, A2, B2 ये मैट्रिक्स, इसमें हमने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट हैं इनको रो कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट आते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो इसको देखने से क्लियर होता है कि ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 2x2 ऑर्डर का है और 2x2 ऑर्डर का ये जो सिस्टम हमें नंबर्स का लिखने का देखने को मिल रहा है, ये है एक एरे ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का एक व्यवस्थित क्रम। ठीक है। तो गिवन नंबर्स, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास mn नंबर्स हैं और उनका हम एक रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो इस टाइप का जब हमें कोई मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक यूनिक जो है रियल नंबर जब कोई एसोसिएट होता है तो हम उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है। और डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम दो वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं और वर्टिकल लाइंस के बीच में हम इन एलिमेंट्स को रख देते हैं, A1, B1, A2, B2। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट रखे गए हैं और यहाँ पर दो वर्टिकल कॉलम्स के बीच में रखे गए हैं। तो ये जब शेप हमारे पास होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो इस एरे को हम मैट्रिक्स कहेंगे। और जब वर्टिकल लाइंस के बीच में इन्हीं नंबर्स को रखा गया है तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा और डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का जो नोटेशन है ए, उसको हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख करके डिनोट करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट कहलाया है। और जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है
वही इसका ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है? इसका है ऑर्डर 2/2 या फिर इसको जनरली 2 कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम जब दो वर्टिकल लाइंस में स्क्वायर शेप में अरेंज करते हैं तो ये चीज जिससे हमें एक यूनिक रियल नंबर एसोसिएट होता है, तो ये सिस्टम हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है। और डिटरमिनेंट में ये ऑलवेज हमको ध्यान रखना है कि इसमें इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली इक्वल होना चाहिए, तभी ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन एसोसिएटेड यूनिक रियल वैल्यू, दैट वैल्यू इज नोन एज डिटरमिनेंट। तो इसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये कोई एसोसिएटेड नंबर इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम ऐसे बात करें कि यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस के बीच में 2, 3, 4 और 5, 6, 7 6 लिख दें तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एवरी टाइम हम ये देखते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन एसोसिएटेड पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक, जो भी कह लें, रियल वैल्यू, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से ही ये हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स पहली बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर का अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का C1, C2, A3, B3, C3, ये कोई 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स कैसे पता चल रही है? एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम के कारण 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। और इसको जब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वर्टिकल लाइंस खींचेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3 एंड B3 और C3। ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन, ये 3/3 इसका ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट अगर कहा जाए तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? ये आप लिख सकते हैं 3 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है। यानी ये एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करता है और एक ये एरे ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। ये नंबर्स का एक व्यवस्थित क्रम है और ये एक यूनिक वैल्यू को डिनोट करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। याद ये रखने की आवश्यकता है कि ये ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर और ये हमने आपको बताया थर्ड ऑर्डर। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें क्या है? एक रो है, एक कॉलम है, यानी ये 1/1 की मैट्रिक्स है। 1/1 की मैट्रिक्स में जब इसका डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल नंबर्स लाइंस के बीच में इसको लिख दिया
ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कोई भी नंबर -5 लिखा हुआ है तो ये -5 हो जाएगा, 7 लिखा हुआ है तो ये 7 हो जाएगा, 3/2 लिखा हुआ है तो ये 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस निश्चित रूप से ये क्या डिनोट करती हैं, डिटर्मिनेंट। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, छोटी वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई सिंगल नंबर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको मॉडुलस कहते हैं, मॉड कहते हैं, मापांक कहते हैं। ये मापांक नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन है। इसलिए यहाँ डिटर्मिनेंट में अगर -5 लिखा हुआ है तो ये -5 भी रहेगा सिंगल ऑर्डर में। और जब मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस में -5 है तो ये क्या हो जाता है, +5 हो जाता है। तो डोंट कंफ्यूज दिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात हमने आपसे की है कि ये एसोसिएट होता है किसी भी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसीलिए इसको लिखते हैं वर्टिकल लाइन के बीच में ए। अब इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल की अगर हम बात करें तो कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n/n ऑर्डर की है। n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स को A11, A12, A13 एंड A1n, इस तरीके से A21, A22, A23 and so on, A2n, and in this way we can write AN1, AN2, AN3 and so on, ANn। ठीक है, ये स्क्वायर शेप का n/n का ऑर्डर का ये जनरल एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A12, A1, A21, A22, A23 and so on, A2n and so on, AN1, AN2, AN3 and so on, ANn। ये हमारे पास n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको R1 लिखेंगे, इसको R2 लिखेंगे और इसको Rn लिखेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड nth रो। ठीक है, ये क्या है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये nth कॉलम हमारे पास है। ठीक है, तो A11, A12, A13, A1n ये क्या कहलाएंगे, R1 यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। A21, A21, A22, A23, A2n ये एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाएंगे, सेकंड रो कहलाएंगे। AN1, AN2, AN3, ANn ये nth रो के एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं A11, A21, AN1, दूसरे कॉलम के एलिमेंट A12, A22 एंड सो ऑन, AN2। ये एलिमेंट सेकंड कॉलम के हैं, ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं, nth कॉलम के एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो एलिमेंट हैं, ये किसके एलिमेंट हैं, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ये मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जो इस घेरे में रखे गए हैं। ठीक है, तो हम एक चीज ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं इनके बेस पर अब हम बात ये करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है
ये डिटरमिनेंट कैसे डेवलप हुआ, इसका उदय कैसे हुआ? तो डिटरमिनेंट 1693 ईस्वी में लेबनीज नामक मैथमेटिशियन ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ठीक है, कैसे डेवलप किया? इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए, वो आइदर 2 वेरिएबल्स हो या 3 वेरिएबल्स हो, इन टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 2 वेरिएबल का हमारे पास इक्वेशन है a1 x b1y c1, ठीक है, a2 x प्लस b2y, या फिर इसको 0 कर दो, b2y 0। तो इनको पहले को अगर हम सॉल्व करें तो a1 x माइनस b1y, तो इससे क्या निकल कर आता है? माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y अपॉन x। एक ये रिलेशन आया। और अगर दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो a2x इज इक्वल टू माइनस b2y, देयरफॉर a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू आ गया माइनस दिस y अपॉन x। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा बताइए? ये दोनों राइट साइड इक्वल हैं, लेफ्ट साइड इक्वल करेंगे तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो अब ये दोनों वैल्यू कैसे आई हैं? ये एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स x और y का एलिमिनेट करने पर ये रिलेशन उनको प्राप्त हुआ है। अब इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं? a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको b1 a2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a1 b1 और a2 b2 ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ x y हैं। तो इन रियल नंबर्स को हम प्रोडक्ट रियल नंबर ही होगा, दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर ही होगा, तो ये एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अब बाई चांस अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो हो सकता है हमारा डिफरेंस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को भी दे। तो फिलहाल जो भी हमारे पास ये नंबर का डिफरेंस आया, इस नंबर्स को हम इस वे में लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2। ये जो हमारा स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये a1 b1 फर्स्ट रो, a2 b2 सेकंड रो, 2 कॉलम 2 रो, ये स्क्वायर शेप का एक स्ट्रक्चर आया। इसको हम सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। तो जब दो इक्वेशंस होती हैं तो उससे हमें सेकंड ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर में भी हम इसी तरीके का देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर में 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं और इन तीनों इक्वेशंस से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करें तो क्या मिल जाएगा? आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड से, नॉट इज दिस 2 एंड थर्ड, 2 एंड थर्ड से अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आती है x अपॉन माइनस y अपॉन 1। दिस x को हाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? b2c3 माइनस b3c2, ठीक है। y यहाँ पे माइनस साइन के साथ y को यूज करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो a2c3 आएगा, a2c3 माइनस a3c2 एंड इसको हाइड करेंगे तो ये आएगा a2b3 माइनस b2a3, ठीक है। अब इसमें
x की वैल्यू इसको और इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है b2c3 माइनस b3c2 अपॉन दिस a2b3 माइनस a3b2 और y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यहां से ये मल्टीप्लाई होके मिलेगा a2c3 माइनस a3c2 अपॉन a2b3 माइनस b2a3। ठीक है, अब x और y इन दोनों का वैल्यू फर्स्ट में रख दिया जाए। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो, पुटिंग यानी रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा a1 नंबर कोफिशिएंट इसका और इसकी वैल्यू b2c3 माइनस b3c2 अपॉन a2b3 माइनस a3b2 माइनस b1, यहाँ पे b1 आ जाएगा, y के सामने माइनस है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a2c3 माइनस a3c2 अपॉन a2b3 माइनस b2a3। ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेकर के इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास जो आएगी a1 b2c3, ये नीचे लिखिए जरा, a1 b2c3 माइनस b3c2 माइनस b1 और ये आ जाएगा a2c3 माइनस a3c2 प्लस c1 a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास है, जो डिनोमिनेटर था हमारा वो डिनोमिनेटर राइट साइड में जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, इस वैल्यू को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट आया लेफ्ट साइड का, इस लेफ्ट साइड के पार्ट को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। a1 b1 c1 पहले इक्वेशन में है, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन में है, a3 b3 c3 थर्ड इक्वेशन में है। तीनों इक्वेशन से कोफिशिएंट्स को हमने इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वैल्यू या फिर एक्सपेंशन, इसको कहते हैं हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, तो अब हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहले फर्स्ट ऑर्डर का हमने आपको बता दिया था, सेकेंड ऑर्डर की पहले बात कर लें, फिर थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, आइए वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा। सपोज कर लीजिए a1 b1 a2 b2 ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो सिंपली इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालते हैं a1 b2, फिर इसमें से जो अदर डायगोनल है उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं, यानी a2 b1। तो ये जो वैल्यू आई इसको हम एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेंगे, या इसको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। इन सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्विकली आप सेकेंडों में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और दिस
can be calculated on the fingertips very easily. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए वहाँ 2 है, 5 है, 9 है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? 9 2 जा 18 माइनस 15 हो गया, ये आंसर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है cos थीटा, यहाँ लिखा है sin थीटा, यहाँ लिखा है माइनस sin थीटा और यहाँ लिखा है cos थीटा। 2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसका सॉल्व करोगे तो ये आएगा cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया? इसका रिजल्ट 1 हो गया। बात क्लियर हो गई ना? तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का और भी अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसा ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास P प्लस आई क्यू है, और यहाँ पर या फिर मान लो X प्लस आई वाई, यहाँ है P माइनस आई क्यू, ये है P प्लस आई क्यू, और ये x माइनस आई वाई। इसका डिफरेंशिएट, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बिल्कुल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा? x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई माइनस साइन P प्लस आई क्यू एंड P माइनस आई क्यू। ठीक है, यहाँ पर I क्या है? ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दिस इज आयोटा। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया था, आयोटा I इज इक्वल टू क्या होता है? रूट माइनस 1, देन I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस 1। ये इमेजिनरी को डिनोट करता है, तो इनको जब हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी से सॉल्व करेंगे तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर q स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो फाइनली ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बहुत इजी वे में हम इस तरीके से कोई भी दिया हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आइए थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये इसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी कहलाता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक्सपैंड करना होता है। वो एक्सपैंड हम किसी भी में आइदर अलोंग R1 और R2 और अलोंग R3 कर सकते हैं, या फिर C1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, C2 यानी सेकंड स्तंभ यानी सेकंड कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, थर्ड के अलोंग कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन इसके लिए हमें प्रयोग करना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन हमारा चेंज जो है पॉजिटिव से स्टार्ट माइनस और प्लस, फिर सेकंड रो में तो माइनस प्लस माइनस, सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। तो जो भी हमें करना है, अगर हम इसको अलोंग इसको करें एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये जो हमें दिया हुआ है A1 लिखेंगे पहले। ठीक है, A1 लिख करके A1 के जो करस्पॉन्डिंग रो है, जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है, इसको कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और बाकी जो एलिमेंट आएंगे तो इससे हमको B2 C2 B3 C3
ये जो है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमको मिल जाएगा। ऐसे दूसरा हमारे पास है B1, तो इसका माइनस साइन लगाएंगे और B1 का कॉलम और B1 की रो माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये हमको A2 A3 और C2 C3 प्राप्त हो जाएगा। और प्लस C1 में हम क्या करेंगे, C1 का कॉलम और C1 का रो हटा देंगे, तो ये हमको मिलेगा A2 B2 और A3 B3 मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमको सेकंड ऑर्डर के ये डिटरमिनेंट प्राप्त हो गए। अब इनको सिंपली जैसे हम सेकंड ऑर्डर सॉल्व करते थे, B2C3 माइनस B3C2, B1 ये है A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 ये हमारे पास है A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, इस वैल्यू से हम बहुत ही इजी वे में क्या फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी चीज को हम C1 के अलोंग ले, देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग C1 के अलोंग करेंगे तब क्या आएगा, देखिए गौर से। तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, A1। अब A1 का कॉलम और A1 की रो हटा देंगे, तो यहाँ पे वही चीज हमको मिल जाएगा, B2 C2 B3 C3 और इसके बाद आ रहा है A2, तो A2 माइनस में होगा, अल्टरनेट माइनस जा रहा है A2, तो A2 क्या है, A2 अगर हम देखते हैं तो A2 के करस्पॉन्डिंग हमारा ये जो A2 है ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा B1 C1 और B3 C3। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्लस में A3, देखिए A1 A2 A3, इसका एक्सपेंड किधर कर रहे हैं, अलोंग C1 कर रहे हैं, तो C1 में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो ये आ जाएगा B1 C1 और B2 C2 आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 A2 ये आ जाएगा आपका B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 ये आएगा आपका B2 B1 C2 माइनस B2 C1। ये एक्सपेंशन हो गया आपका। इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू चूंकि यूनिक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, इसलिए इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी के अलोंग आप एक्सपेंशन करके और इवेलुएट कर सकते हो। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से कंफर्म हो जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक है, बिना इसके आप आगे इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही केयरफुल होकर के इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 0 1 5 6 0, ये कोई डिटरमिनेंट हमारे पास दिया है और इसको इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करने के लिए हम सिंपली कौन सा, सपोज कर लीजिए कि हम इसको R2 के अलोंग, या पहला ही देख लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 के बाद 1 का रो 1 का कॉलम हटा दिया तो 0 1 6 0 बचा, और इसके बाद सेकंड एलिमेंट 2 है, 2 का कॉलम और 2 का रो हटा दिया तो 4 5 1 0 आ गया, प्लस 3
3 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हटा दिया तो 4 0 और 5 6 आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 0 - 6, ये हो गया 0 - 5 और ये हो गया 3 24 - 0। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करेंगे तो -6 + 10 और ये आएगा 72। 72 माने हो गया 82 - 6 तो क्या आ गया, ये 76 आ गया आंसर। आइए इसी क्वेश्चन को हम एक्सपेंडिंग अलोंग C2 देखते हैं क्या आता है। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 क्या आता है, तो इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं तो क्या आएगा, देख लीजिए। ये 2 है तो हमने क्या बताया था आपको कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो ये -2 लिया जाएगा और -2 के अकॉर्डिंग हमारा जो आएगा वो है 4 4 5 और 1 0। नेक्स्ट हमारा +0 आ रहा है और 0 के अकॉर्डिंग 1 5 और 3 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फिर माइनस में आ गया 6, तो 6 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे 1 4 और 6 के अकॉर्डिंग 1 4 और 3 1, 1 4 और 3 1। ठीक है, अब इसको माइनस करके देखो, -2 ये आ जाएगा 0 - 5, ये हो गया 0, ये 6, 1 - 12 हो गया -11, ये बन गया हमारा 10 और ये बन गया हमारा कितना 66 76। ठीक है, ये भी 76 आ गया, ये भी 76 आ गया, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो किसी के भी अलोंग आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं कि यहाँ पे x दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया है और यहाँ पर 2 1 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के दोनों तरफ हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है। यहाँ पर एक वेरिएबल है, यानी ये पॉलिनोमियल इनवेरिएबल x दिया हुआ है एलिमेंट, तो x को फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये निकालना है। तो अब क्या करोगे, इसमें सॉल्व करने के लिए हम सिंपली 2 ऑर्डर का है, सिंप्लीफाई कर लिया। 2x - 6 = क्या हो जाएगा, ये 6 - 4, यानी 2x - 6 = 2 हो गया। 2x = 6 + 2, 2x = 8, x = 2 4 जा 8, x इवैल्यूएट हो गया। इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमको मिलते हैं कि अगर कोई अननोन वैल्यू हमारे किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट के रूप में है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है x + 2, यहाँ दिया है 3x - 1 2 4, ऐसा एक डिटरमिनेंट यहाँ दिया है और यहाँ x 1 2 3 दिया हुआ है। अब आप देखिए कि इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस। तो इसको भी सिंपल उसी तरीके से करेंगे। ये आएगा 4x + 2, 4 2 जा 8, 4x + 8 आएगा और ये 2 3 जा 6x और -2 आ जाएगा और ये 3x - 2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 4x - 6 - 2x हो गया और ये +8 और माइनस +2, 3x - 2, ये आ गया -2x - 3x और ये -2 है और -10 आ जाएगा, -5x हो गया और ये -12 हो गया। x = 12/5 यानी 5 2 जा 10, 10 2 12, ये आंसर हो गया x। यानी इस तरीके से हमको जो है गिवन
किसी भी डिटरमिनेंट में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक और चीज, जनरल कॉन्सेप्ट के रूप में हम आपको बता देते हैं कि ये जो है डिटरमिनेंट एक फंक्शन के रूप में लिया जाता है। एक फंक्शन के रूप में डिटरमिनेंट को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जहां पर ये है f इज ए फंक्शन फ्रॉम m टू r। ठीक है, m क्या है? m है ए सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, और r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में अगर हमारे पास a इज इक्वल टू aij n/n कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स के लिए fa क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a। इसी को हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a कहते हैं। तो ये फंक्शन के रिस्पेक्टिव भी इसकी डेफिनेशन है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक और कॉन्सेप्ट की हम इसमें बात करते हैं, वो है माइनर। माइनर एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। ये क्या है? माइनर क्या होता है? ठीक है, अब आप माइनर देखिए तो माइनर में जो है a कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, aij n/n की मैट्रिक्स है। aij is a matrix, aij is an element of matrix whose order is n/n, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ a क्या लिखा जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ से हमने बताया a11, a12, a13 एंड सो ऑन, a1n, a21, a22, a23 एंड सो ऑन, a2n एंड सो ऑन, an1, an2, an3 एंड सो ऑन, ann। ऐसा है। तो इसमें जितने कितने एलिमेंट हो गए? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए यानी इनटू n। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है n इंटू n, यानी क्या हो गया? n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। माइनर क्या है? अगर हम a11 का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ a11, तो क्या होगा? ये होगा ए डिटरमिनेंट, एक ऐसा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। n-1 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग r1 एंड c1। r1 और c1 को डिलीट कर दिया जाए, r1 और c1 को डिलीट कर दिया जाए तो जो नया डिटरमिनेंट प्राप्त होगा उसको हम a11 का माइनर कहेंगे। ये माइनर ऑफ a11। इसी तरीके से हम माइनर ऑफ aij की बात करें तो ये mij लिखा जाएगा और ये एक डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth कॉलम। ith row और jth कॉलम को डिलीट करने से जो नया डिटरमिनेंट हमको प्राप्त होगा वो होगा mij। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट किसी डिटरमिनेंट में होते हैं हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है a1, b1, c1, d1,
या फिर ये लिख लीजिए ABCD कोई डिटरमिनेंट है। अब ABCD डिटरमिनेंट का माइनर अगर हमें देखना है तो माइनर ऑफ ए क्या होगा, माइनर ऑफ ए क्या होगा, तो ए जिस रो में है उसको डिलीट कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, तो ए का माइनर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरीके से माइनर ऑफ बी क्या होगा, तो बी वाला रो और बी वाला कॉलम डिलीट कर देंगे तो सी आ जाएगा इसका माइनर। माइनर ऑफ सी क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ सी कहलाएगा हमारे पास सी का कॉलम और रो माइनस हटा दें तो ये बी हो गया। और माइनर ऑफ डी की बात करें तो डी हमारा आ जाएगा ए। हर एक एलिमेंट का माइनर हम इस तरीके से टू रो यानी टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट में पता कर सकते हैं। और अगर यही हमारे पास थ्री ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट हमारे पास है 1 2 3 5 6 7 8 1 9, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है और इसमें हमें माइनर, तो इसमें 9 अवयव हैं। कितने एलिमेंट हैं, 9, और हर एक एलिमेंट का एक माइनर है। कितने माइनर बन रहे हैं इसमें, 9 माइनर बन रहे हैं। अब इसमें एक एक एलिमेंट का माइनर अगर हम निकाल कर देखें तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 का माइनर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, 6 7 1 9 बनेगा और कैलकुलेट करेंगे तो 9 6 54 माइनस 7 कितना हो गया, ये 47 आ गया। ये माइनर ऑफ 1 कहलाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से माइनर ऑफ 2 क्या होगा, माइनर ऑफ 2 ये बन जाएगा हमारे पास 2 का कॉलम और 2 का रो हटा दें तो 5 8 और 7 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनर ऑफ 3 की बात करें तो 3 का कॉलम और 3 की रो हटा दें तो ये 5 6 8 1 बन जाएगा। इस तरीके से हर एलिमेंट का माइनर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक कर लेंगे ना। तो माइनर इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसमें 5 का माइनर निकाल लीजिए, 6 का निकाल लीजिए, 7 का निकाल लीजिए, 8 का निकाल लीजिए, फिर 1 का निकाल लीजिए एंड लास्ट 9 का बार माइनर निकाल लीजिए। हर एक का माइनर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ एनी डिटरमिनेंट। कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो है ये विद साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं, ठीक है। साइन के बारे में जैसा हमने कन्वेंशन बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस साइन के साथ हम लेकर चलते हैं। आप देखेंगे तो पोजीशन है a 1 1 है तो 1 + 1 क्या होता है, i + j। यहाँ पे इवन है, जहाँ इवन है वो प्लस है। 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 + 1 ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर जहाँ आएगा वो ऑड प्लेस क्या कहलाएगा, माइनस में। 1 3 + 1 4 यानी इवन के लिए प्लस आया है। तो जितने भी ऑड प्लेसेस हैं वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ इवन प्लेसेस हैं वो पॉजिटिव आएगा। तो कोफैक्टर को aij से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंटेशन है कोफैक्टर का, aij। और aij को हम क्या लिखते हैं, -1 की पावर i + j एंड mij। ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है। i क्या है, i डिनोट करता है पोजीशन ऑफ रो, j डिनोट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करके -1 के ऊपर पावर लगा दीजिए। इवन पावर होगी तो प्लस में आएगा और ऑड पावर होगी तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -mij लिख सकते हैं if i + j = odd। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं +mij if i + j = even।
जब ये इवन होगा तो प्लस में लिखा जाएगा, जब ये ऑड होगा तो माइनस लिखा जाएगा। तो यही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है एक डिटरमिनेंट, सपोज कर लीजिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब इसको माइनर ऑफ A1 क्या हो गया, M11 क्या आएगा, M11 आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी ये हो गया हमारे पास B2 C2 B3 C3, ठीक है। M12 क्या आएगा, M12 में ये है जाएगा, तो ये A2 A3 C2 C3, और इधर हम M13 ले लेते हैं, तो M13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हट जाएगा, A2 B2 और A3 B3 आ जाएगा, ठीक है। M21 में क्या होगा, M2 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो हमें मिलेगा B1 C1 B3 C3, ठीक है। और M22 में क्या आएगा, B1 C1 और M22 B1 नहीं बल्कि A1 C1 आएगा और A3 C3 आएगा। M23 में क्या आएगा, M23 को हम करें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटेगा, तो A1 A3 और B1 B3 आएगा, A1 A3 B1 B3, ठीक है। ऐसे ही हम M31 निकाल लें, तो M3 रो फर्स्ट कॉलम ये B1 C1 और B2 C2 आएगा। M32 में थर्ड रो और बीच का कॉलम, तो A1 A2 और C1 C2। M33 में हमारा ये आएगा A1 B1 और A2 B2 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारे 9 माइनर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स आ गए, सारे माइनर्स आ गए। अब इसका जब डिटरमिनेंट हमको निकालना होगा तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, देखिए इसमें जो है A11 क्या होगा, A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M11 आएगा, यानी ये -1 का स्क्वायर A11 यानी M11, तो ये पॉजिटिव हो गया M11। A12 क्या आएगा, माइनस M1, A13 क्या आएगा, प्लस M13, A21 क्या आएगा, माइनस M12 M21, ठीक है। और A22 आएगा प्लस M22, A23 आएगा माइनस M23, A31 आएगा प्लस M31, इसी तरीके से A32 आएगा माइनस M32, A33 आएगा प्लस M33, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आपके पास आ गए। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपली एक फार्मूला ये याद रखिए, ये आ जाएगा आपका A11 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 A12 A12 A13 A13, ठीक है। इसी फार्मूले से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। A11 यहाँ पे कितना है A1, A12 कितना है यहाँ B1, A13 कितना है यहाँ पे C1। A11 ये है हमारे पास, इसका साइन के साथ, इसका साइन के साथ, इसका साइन, प्लस इतना A11 हो गया, माइनस इतना A12 हो गया, और प्लस इतना A13 हो गया। इनकी वैल्यू पुट अप करके सिंप्लीफाई कर लें
तो ये डिटरमिनेंट इसका इससे भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू A1 M11 माइनस ये आपका आ गया B1 M12 प्लस C1 M13, इससे भी आपका निकल आएगा। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो माइनर और कोफैक्टर किसी भी गिवन डिटरमिनेंट का बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया माइनर और कोफैक्टर्स विद साइन कन्वेंशन। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है 2 4 1 9, ठीक है। कोफैक्टर्स यहाँ पे पता करना है, कोफैक्टर्स ऑफ 2 निकालना है। तो क्या करोगे, 2 की पोजीशन क्या है 1 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और पहली रो पहला कॉलम हटाओगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी ये प्लस 9 आ गया, ठीक। कोफैक्टर ऑफ 4 निकालोगे तो क्या आएगा, 4 है पोजीशन 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाओगे तो इनटू में क्या आएगा 1, यानी ये प्लस क्या करेंगे तो -1 की पावर 3 इंटू 1, तो ये -1 इंटू 1 क्या हो गया -1 आएगा, ठीक है। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का कोफैक्टर आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी ये आपका हो गया 2, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इंटू 4 आएगा, -4 हो गया। कोफैक्टर ऑफ 9, 9 हमारा है -1 की पावर कितना, -1 की पावर है 2 प्लस 2, यानी इवन आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट जाएगा, 2 आएगा, 2 आंसर। इस तरीके से कोफैक्टर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस चीज को आप नहीं लगाना चाहते तो सिंपली इसका साइन यूज कर लो, ठीक है। इस साइन से पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, ठीक है, चौथा पॉजिटिव, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर हम 3 ऑर्डर की बात करें, 1 2 4 9 8 6 7 1 0, ये है। अब इसमें कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो पता करना है। तो सेकंड रो मतलब 9 का, 8 का, 6 का, इन 3 एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। तो सबसे पहले इनका माइनर देख लो। 9 का माइनर क्या होगा, M21, M21, यानी 9 का माइनर क्या होगा, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, ठीक है। और ये रो और ये खत्म, 2 4 1 0, कितना हो गया -0 -4, यानी 4 आ गया, ठीक है। ये माइनर केवल है, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये -4 आ गया, ठीक है। और आपका 8 का निकालना है तो M22 आ जाएगा। M22 में M22 8 का, तो 8 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 1 4 और 7 0 बचेगा, तो ये हो गया 0 -28 हो गया। और M23 9 का कोफैक्टर नहीं, माइनर ऑफ 9 क्या हो गया, 9 का, सॉरी 9 नहीं है, 6 है। 6 का माइनर क्या होगा, तो 6 की कॉलम और 6 की रो हटा दिया, ये आ गया 1 2 7 1, ठीक है। 1 -14 -13 आ गया, ठीक। अब समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें कोफैक्टर
कोफैक्टर A21 कितना होगा? तो A21 जो हमारे पास है वो है यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन यूज कर लो, ठीक है। ये -4 हो गया, +4 आ गया। A22 ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में A22 -28 है, तो ये -28 हो गया। A23 में क्या है? ये आपका -13 है, -13 आपका मल्टीप्लाई होकर 13, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी एक का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। पहले इनका माइनर निकाल लो और फिर साइन के अकॉर्डिंग चेंज कर दो साइन, ठीक है। ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, माइनस हो गया। ये नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये हो गया कोफैक्टर निकालने का तरीका। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में हैं, इनको इसी कॉन्सेप्ट का बेस लेकर के आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर देंगे। कमेंट में आप अपने जो भी आपकी रिएक्शंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीवे जो आपको फीलिंग हो रहा है उसको आप कमेंट में बिल्कुल निसंकोच आप दे सकते हैं। और इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कंफर्मली आप रिवीजन करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट करिए, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी है स्टेटस से रिलेटेड, उसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आप जो है तभी आपके समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप बिना किसी भी बाधा के, बिना किसी भी ब्रेकिंग के आप जब तक पूरा इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको नेक्स्ट आगे के सारी चीजें कंफर्म समझना है, एक्सरसाइज को आपको परफेक्टली करना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और इवन ये बोर्ड के अलावा आपको क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल हैं। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर के लिए ये आप ध्यान में रखकर इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और उसको पूरा समझिए, समझ करके अपनी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस के बेस पर आप परफेक्ट बनिए। और ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।